आ जाओ, अब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ओम्स लॉ कुछ नहीं है, अभी तक हम लोग ओम्स लॉ के बारे में ही पढ़ रहे थे। अगर मैं तुमको ध्यान से, अगर मैं तुमको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं करंट के बीच में अगर एक तुमको वो बताऊं, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन जो स्टार्टिंग से मैं तुमको बताते जा रहा हूं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ओम्स लॉ क्या है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि तुम्हारे पास दो बैटरी हैं, एक बैटरी का जो वोल्टेज है वो हो रखा है तुम्हारा 6 वोल्ट की बैटरी हो रखी है, ठीक है। और एक तुम्हारे पास जो बैटरी है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं 10 वोल्ट की बैटरी हो रखी है। तो तुम्हें खुद से मालूम है कि जिसमें भैया ज्यादा वोल्टेज होगा उसमें तुम्हारा जो करंट होगा वो कैसा फ्लो करेगा, बताओ मुझे। ज्यादा फ्लो करेगा। ज्यादा फ्लो करेगा मतलब कि तेज फ्लो करेगा, धीमे फ्लो करेगा, तेज 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 फ्लो करेगा, है ना। तो इस बेसिस पे मतलब क्या है कि भाई सेकंड वाले जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसमें बल्कि तेज फ्लो करेगा ना, ये सारी चीजें हो गई। तो जो भी हमारे सर्किट में बैठा हुआ जो तुम्हारा बल्ब है वो बल्ब ज्यादा अच्छे से ग्लो करेगा रेदर देन उसमें जिसमें तुम्हारा वोल्टेज कम है। क्योंकि अगर मान लो कि तुम्हारे बल्ब की रिक्वायरमेंट 10 वोल्ट की है तो 10 वोल्ट में तो यहाँ बढ़िया अच्छे से चल रहा है, लेकिन अगर मान लो कि 6 वोल्ट पे ही है तो 6 वोल्ट में उतना ग्लो नहीं करेगा, क्या पता एक दो जरा सा ग्लो कर जाए, ये हो रहा है ना। तो तुम्हारा मतलब क्या समझ में आया कि अगर भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई है मतलब कि अगर वोल्टेज हाई है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट भी हाई हो रखा है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि हाँ ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम बेटा ज्यादा हो गए हाई हो गए तो मैं भी हाई होऊंगा, और अगर तुम लो हो गए तो मैं भी लो हो जाऊंगा। तो यही तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे दिखाया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ देखो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे करंट के, और करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ मुझे। हाँ भैया। लिख सकता हूँ, ठीक, वेरी गुड। अब अच्छा जैसे मान लो कि मैं तुमको बताता हूँ, एक मैंने एक कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। पहले इसको रफ करो, ठीक है, ये हाँ दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी कौन सी वायर थी, ये तुम्हारी एक सेकंड उसको अच्छे से रफ करो, ठीक है। हाँ ये मान लो कि ये तुम्हारी एक वायर है, ठीक, ये तुम्हारी एक वायर है जो कि एक सिल्वर वायर है, और ये एक वायर है, ये तुम्हारी एक एल्युमिनियम वायर है। ये क्या हो रखी, ये तुम्हारी एक एल्युमिनियम वायर है, ठीक। और इसमें भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा 10 वोल्ट की ही बैटरी ऐड ऑन रखी है। तो अब मुझे बताओ दूसरे और तीसरे में मतलब बताओ सबसे ज्यादा बल्ब किस में ग्लो होगा, दूसरे वाले में तीसरे वाले में। अगर इस वाले वायर में जो जो वायर यूज हुई है वो सिल्वर की हुई है, और दूसरे वाले उसमें जो यूज हुई है वो तुम्हारे एक एल्युमिनियम की वायर यूज हुई है, बताओ बी मुझे। वाले में। बी वाले में, सेकंड वाले में। ऐसा तुमने क्यों बोला, क्योंकि तुम बोलते हो कि भैया सिल्वर इज अ कम बेस्ट रेजिस्टेंस है। कंडक्टर, है ना, क्या बोलते हो, बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, सबसे बेस्ट होता है ना। इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्यों आराम से चले जाते हैं, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं इसमें रेजिस्टेंस कम होता है। और आप देख रहे हो कि भैया दूसरे तीसरे वाले केस में भी 10 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन एल्युमिनियम की वायर होने की वजह से इसमें जो ग्लो हो रहा है वो उतने तेज से ग्लो नहीं हो रहा जितने तेज से ग्लो तुम्हारा आपका 10 वोल्ट की बैटरी में सिल्वर वायर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस आपका प्रोपोर्शनल मतलब इन प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल करंट की उस पर कब पता चलेगा, तभी पता चलेगा कि आपने वायर कौन सा इस्तेमाल कर रखा है। तो अगर मान लो कि इस सेंस में, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो ये तुम्हारी बेसिकली प्रॉपर्टी ही बता रहा है इस करंट की कि करंट कहां जा रहा है, करंट किस में फ्लो कर रहा है। वो तुम्हारे सिल्वर में फ्लो कर रहा है, वो तुम्हारे एल्युमिनियम में फ्लो कर रहा है। तो अगर मान लो कि तुम इसकी वैल्यू बोलोगे ना तो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, तो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं कांस्टेंट आना चाहिए। तो तुम इस प्रोपोर्शनलिटी का जब तुम साइन हटाते हो तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, आर आई या फिर आई आर। तो ये जो आर है ना, यही आर इसकी क्वालिटी को बताता है कि कौन सा मतलब ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये किस में फ्लो हो रहा है ना। जिस चीज में फ्लो हो रहा है उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है या रेजिस्टेंस कम आ रहा है, और अगर रेजिस्टेंस कम आ रहा होगा या ज्यादा आ रहा होगा तो उसके हिसाब से करंट की भी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया ना कि ये जो v इज इक्वल टू आर आई है, ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे मतलब कि आर तुम्हारे डायरेक्टली इस चीज पर निर्भर कर रहा है कि जो करंट बह रहा है वो कहां बह रहा है, किस वायर में बह रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, या फिर वो रेजिस्टर है इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मतलब एक आ गया बार और भैया। समझा दिए। कुछ नहीं है, अबे जैसे मान ले कि मैंने बोल दिया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, समझ रहा है ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के जब तू साइन हटाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं आर आई, ठीक है।
तो जैसे मान ले कि मैंने बोल दिया कांस्टेंट, तो देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जो कभी चेंज नहीं होने वाला, जिंदगी में कभी चेंज नहीं होने वाला। तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है, मैंने बोल दिया कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ 10 है, तो तेरी 10 वैल्यू हर केस में तभी होगी जब तूने ये जो सर्किट डायग्राम है वो तेरा सर्किट डायग्राम हर जगह सेम होगा, मतलब कि जो करंट है जहां फ्लो हो रहा है वो उसी जगह फ्लो हो रहा है ये। और ना अदरवाइज मान ले कि मैं यहां बोलता हूं v इज इक्वल टू डायरेक्ट, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और v इज इक्वल टू ri बोल दूं, तब मैं बोलूं कि यहां भी भाई रेजिस्टेंस 10 होगा, तो बिल्कुल नहीं, तुम बोलोगे नहीं भैया इस केस में 10 नहीं होगा क्योंकि मुझे बल्ब कम स्लो होते हुए दिखाई दे रहा है, और इसका मतलब है कि करंट भैया कहीं ऐसी जगह से पास हो रहा है जो मतलब ज्यादा जिसमें रेजिस्टेंस है। तो अगर ज्यादा रेजिस्टेंस है तो भैया 10 के कंपैरिजन में ये हो सकता है कि 20 हो, 30 हो, 40 हो, ये हो। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया ना? तो अगर तुम्हें कभी भी इस तरीके से तुमको कभी भी अगर बताना है ना, कभी भी अगर तुमको बताना है तो उसको तुम रेजिस्टेंस के टर्म में आंसर भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भैया? v इज इक्वल टू आर आई होता है या आई आर होता है। आपको अगर r की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं भैया, i को इधर साइड भेज दो, i को भेजोगे तो क्या हो जाएगा, v अपॉन आई इक्वल टू आर, और यही तुम्हारा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स बोलते हैं। इवन जो भी तुम वैल्यू निकालोगे, आर की जो भी वैल्यू निकालोगे, चाहे वो 2 आए, चाहे वो 3 आए, चाहे वो 4 आए, उसकी जो यूनिट लिखी जाती है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, ओम लिखी जाती है। और ओम को सिंबल कैसे दिया जाता है, ओमेगा का, एकदम ऐसा वाला। तो ये तुम्हारा 2 ओमेगा 4 ओमेगा, तो जो कि बेसिकली बताता है कि देखो वो किस तरीके से तुम्हारे करंट को रोक रहा है। तो अगर 2 ओमेगा है तो इसका मतलब है, और 4 ओमेगा है तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि भाई फ्लो ऑफ करंट सबसे ज्यादा किसमें, 2 ओमेगा में। क्यों? क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करते हैं, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करते हैं। और ये कैसे पता चला? ये तुम्हारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल से पता चला। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, R इक्वल टू वी आई, और अगर मान लो कि V को अगर हटा दो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आई। बताओ हो रखा है कि नहीं हो रखा, बताओ मुझे। हाँ भैया। हो रखा है ना? तो इसका मतलब है कि अगर I की वैल्यू घटेगी, I की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, मतलब कि अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि अगर मान लो कि मैं 1/2 और 1/4 लिखता हूं तो तुम तुरंत समझ जाते हो, जैसे मान लो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और तुम्हारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और मैं बोलता हूँ चलो आंसर निकालो कौन सबसे ज्यादा छोटा है, तो तुम तुरंत ऐसे करोगे 2 2, फिर इधर 1 करोगे, इधर करोगे 2 2 हाफ, तो तुम तुरंत बोल दोगे कि भैया ये जो पहले वाला फ्रैक्शन था ये बड़ा था, ये जो नीचे वाला दूसरा वाला फ्रैक्शन था ये छोटा था। तो ये कैसे पता चलता है? डिनोमिनेटर को देख के पता चलता है। तो अगर मान लो कि न्यूमरेटर अगर दोनों सेम है और डिनोमिनेटर अगर किसी का भी ज्यादा हो रखा है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि ऊपर ऊपर 1 लिख रखा है, वोल्टेज हर बार सेम ही है, मान लो मैंने 1 लिख दिया, वोल्टेज अगर हर बार सेम है, तो फिर तुम क्या देख रहे हो कि यार जो तुम्हारा करंट है, अगर करंट ज्यादा हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस भी तुम्हारा बड़ा होगा, इंक्रीज होगा ये। और अगर मान लो कि इसकी वैल्यू तुम्हारी लोअर होगी, कम होगी, तो जो तुम्हारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तुम्हारी डिक्रीज होगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे भैया। आ गया ना? तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ये बोलेगा कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आई है। तो मुझे बताओ कि अगर मान लो कि I आधा हो गया, I क्या होगा, हाफ हो गया, तो अभी अगर मान लो कि I यहाँ I की वैल्यू क्या लिख रखी होगी, 1 लिख रखी होगी लगभग लगभग, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई आई लिखो। जैसे मान लो कि मैं x लिखूं चाहे 1x लिखूं, बात तो बराबर है कि नहीं, बताओ मुझे, बराबर है ना? हाँ बराबर है, ठीक है। तो अगर मान लो कि उसने बोल दिया कि अच्छा मुझे बताओ पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हुआ करती थी वो 1 हुआ करती थी, इस केस में हाँ भैया बिल्कुल मुझे दिख रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 दिख रही है, लेकिन मैंने बोला कि अब मैंने उस आई को हाफ कर दिया, तो मुझे तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा। तो तुमने तुरंत बोला कि अच्छा मैंने हाफ कर दिया, तो इसका मतलब है कि 1 बाई आई की वैल्यू को मैंने हाफ कर दिया। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो मुझे बताओ क्या 2 ऊपर नहीं जाना चाहिए, बताओ मुझे, आएगा जाएगा आएगा ना? तो जैसे ही 2 ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस अब कैसा हो गया, 2 2 टाइम्स हो गया, मतलब कि डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर करंट आधा हो गया तो इसका मतलब है कि फिर तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना। बढ़ जाएगा 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वेरी गुड, है ना? ये हो गया। चलो अब मैं करता हूं, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो आई था वो तुम्हारा 3/4 हो गया, क्या हो गया, 3/4 हो गया। तो अब पता लगाते हैं कि तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो तुम क्या करोगे भैया, कुछ नहीं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आई होता है, तो मतलब कि R इज अपॉन, मतलब क्या कहते हैं कि 1 अपॉन
मैं इसको वो कर दूंगा 3/4, 3/4। और अगर मान लो कि ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर आर? 4/3। 4/3। तो तुम क्या बोल दोगे? फोर्थ थर्ड हो गया। क्या बोल दोगे उसको? फोर्थ थर्ड हो फोर्थ गया। थर्ड। ये हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो करंट है, जो आई है, वो तुम्हारा डबल हो गया, इस बार थर्ड फोर्थ नहीं, वो तुम्हारा डबल हो गया। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि वो डबल हो जाएगा, तो मुझे बताओ फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी फिर तुम्हारी, अगर वो डबल हो गया? वो डबल होने का मतलब क्या हो 4/3 गया? गुना यहाँ ज्यादा हो जाएगी। 2 हो गया ना? हाँ 2 हो गया ना? तो इसका मतलब है कि अगर जैसे तुम उसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 ही तो होगा। इसको सॉल्व करने आ पे गया। कितना होगा? 0.5 ही होगा। तो इसका मतलब है कि डबल करने पे रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। ये तो तुम्हारे क्वेश्चन दो उसमें ज्यादा आएंगे। एक तब जब तुम्हारा रेजिस्टेंस आधा है, तो तुम्हारा जब करंट आधा है, तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा, और जब तुम्हारा करंट डबल है तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये तो हमें अंडरस्टूड होता ही है कि भैया अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो उसका मतलब है रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस हर केस में कम ही आने वाला है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा वो आधा है। लेकिन अगर मान लो कि भैया बात करता हूँ कि जो आपका मतलब क्या कहते हैं, अगर करंट अगर आधा हो गया, मतलब कि पहले से कम हो गया, आधा हो गया, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ गया होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर सॉल्व करूंगा, अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करूंगा, तो मुझे पता चलने पड़ेगा क्या रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ मेरे को दिखाई दिया, और वो भी कितना बढ़ता हुआ दिखाई दिया मेरे को? डबल, दुगना बढ़ते हुए दिखाई दिया। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? ये तो जैसे मान लो कि मैं अब रेजिस्टेंस के बारे में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो तुमने लिख दिया R इज टू वी बाई आई, और इनकी सबकी अगर यूनिट लिखी जाए तो R की यूनिट क्या होती है बताओ मुझे? ओम। क्या होती है? ओम्स होती है, ओम हो गया। वोल्ट की क्या होती है? वो पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट हो जाती है ना? पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट हो जाती है। वेरी गुड। और करंट की क्या हो जाती है? आई। आई। करंट की यूनिट एम्पियर गधे। एम्पियर। एमपी ओ। हाँ, क्या हो जाती है? एम्पियर हो जाती है। अच्छा मुझे तो 1 ओम कब आएगा? बताओ मुझे, 1 ओम कब आएगा? वो तभी आएगा ना जब तुम्हारा वोल्ट भी 1 हो और तुम्हारा एम्पियर भी 1 हो, क्योंकि तभी तो 1/1 को जब तुम सॉल्व करोगे तभी तो 1 आएगा। बताओ मुझे, हाँ आएगा भैया आ ना? गया। ये तो जब भी तुमसे अगर कभी भी पूछे कि 1 ओम क्या है, तो तुम उसको ऐसा बताओगे कि भाई 1 ओम का रेजिस्टेंस उतना रेजिस्टेंस होता है जब तुम्हारे 1 वोल्ट की बैटरी तुम्हारे 1 एम्पियर के करंट को बहा रही हो। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो ये तुम्हारा 1 ओम हो गया। समझ में आ गया? ठीक इसी तरीके से तुम सॉल्व करोगे, 1 ओम की ऐसी डेफिनेशन दोगे कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज अ 1 वोल्ट एंड द करंट कैरिंग इन दैट कंडक्टर इज अ 1 एम्पियर। ये हो गया। तो इस तरीके से तुम डेफिनेशन दे दोगे। तो रेजिस्टेंस बेसिकली कुछ नहीं होता, एक रुकावट होती है, एक मतलब कि ये, और रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस होता ही क्यों है, वो इस वजह से होता है। मैं तुमको इसको बता दे रहा हूँ। वैसे इसका कंसेप्ट तो बहुत बड़ा है, जब मैं तुमको फैक्टर अफेक्टिंग द मतलब रेजिस्टेंस बताऊंगा कि रेजिस्टेंस काफी तरीके से बढ़ता घटता रहता है। बात ये, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, तुमने बोला कि भैया ये तुम्हारा ये बैटरी है, सिल्वर की वायर गई है, और इस सिल्वर की वायर में बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इस 10 वोल्ट की बैटरी है। अभी मान लो कि मैं करता हूं, ये वायर मैंने बढ़ा दी, ठीक है। ये भी 10 ही वोल्ट की बैटरी है। कितनी वोल्ट की बैटरी है? 10 वोल्ट की बैटरी है। और मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो ठीक है, अब मुझे बताओ बल्ब ग्लो करेगा? बल्ब भी सेम ही रेजिस्टेंस का, मतलब मान लो कि 2 रेजिस्टेंस का, 3 रेजिस्टेंस का, इतना रेजिस्टेंस का है, तो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ चीजों पर डिपेंड करता है कि जैसे वायर की लेंथ कैसी है, छोटी है, बड़ी है। अभी के तौर पे जानो कि अगर वायर की लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? वो भी ज्यादा होगा, तो बल्ब उतना ग्लो होते हुए नहीं दिखाई देगा। वायर की थिकनेस कैसी है? अगर मान लो कि थिकनेस ज्यादा हो गई तो भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वायर का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो भी तुमको मतलब वैल्यू उसकी मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा दिखाई देगी, है ना? तो इस तरीके से कुछ फैक्टर्स डिपेंड होते हैं तुम्हारे रेजिस्टेंस पे। तो हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे बाद में, है ना? इससे पहले कल के बारे में, कल हम लोग देखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे कि वी और आई के बीच में ग्राफ कैसे होता है, और इसको हम लोग विद एक्सपेरिमेंट प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना? फिर हम ये देखेंगे कि अगर जैसे मान लो कि मैं एक ऐसा ग्राफ दिखाता हूँ, एक ऐसा ग्राफ दिखाता हूँ, एक ऐसा ग्राफ दिखाता हूँ, तो तुमको पता चले कि हाँ किस ग्राफ में कितना रेजिस्टेंस, किसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही, किसकी वैल्यू लगातार घट रही है। क्या ये तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, या तुम्हारी एक जिगजैग लाइन बनेगी, या तुम्हारी एक कर्वी लाइन बनेगी? तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना? ये हो गया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो आज का टॉपिक था हमारा, जो भी आ गया? चलो वेरी गुड, है ना? अब इसको देखो, ओम्स लॉ में किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं भैया। चलो आ जाओ, ओम्स लॉ देखते हैं।
ठीक। तो ओम्स लॉ हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताता है। और रिलेशन कैसा हो रखा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कि हाँ करंट तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अगर करंट बढ़ रहा है तो करंट बढ़ा है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है। मतलब कि उल्टा बोलो कि भैया अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो तुम्हारा करंट भी ज्यादा ही होगा। मतलब बैटरी अगर स्ट्रांग है तो करंट भी स्ट्रांग ही निकल रहा होगा, है ना। ये हो गया। तो अगर करंट को मैं आई लिखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को वी लिखता हूँ, तो अगर इस रिलेशन को दिखाना हो ओम्स लॉ को, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बात बराबर ही है। और अगर तुम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो V इक्वल टू आर आई, तो ये रेजिस्टेंस है। ये R क्या हो रखा है तुम्हारा, ये रेजिस्टेंस हो रखा है। तो ये रेजिस्टेंस बता रहा है कि ये जो करंट जहां जा रहा है, जिस चीज में फ्लो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो ये है तो कांस्टेंट, बोला जाएगा इसको कांस्टेंट ही बोला जाएगा कि यहाँ R क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये हर किसी के लिए कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड किस पे हो रहा है कि करंट कहाँ फ्लो हो रहा है। करंट किसी पे कोई कोई अलग अलग वायर तो नहीं हो रखी, तो उसके हिसाब से होता है। जैसे ये देखो, इसको तुम लोग क्या बोलते हो बताओ मुझे, ये क्या है, इसको तुम लोग क्या बोलते हो, रेगुलेटर है भैया। रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस कैसा होता है, तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब समझते हो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। तो अच्छा मुझे मान लो, जैसे मान लो कि अगर पंखा 1 पर है, तो उस समय तुम क्या सोचते हो, रेजिस्टेंस ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है भैया। ज्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम जा पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी कम जा पा रही है, तो पंखा कैसा घूमेगा, फिर धीमे। धीमे घूमेगा। और अगर मान लो कि यही अगर तुम्हारी जो तुम उस नंबर को अगर 7 तक लेकर चले जाओ, तो मुझे बताओ फिर तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट ज्यादा फ्लो होगा या कम फ्लो होगा, ज्यादा होगा भैया फ्लो। ज्यादा फ्लो होगा। और अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि भैया उस समय जो आपका पंखा चल रहा है वो कैसे चल रहा होगा, फास्ट। फास्ट चल रहा होगा। तो ये तुम्हारा ये रेजिस्टेंस का एग्जांपल है। लेकिन ये रेजिस्टेंस कैसा है, एक तुम्हारा तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो उसको देखो, इसी से हम लोग बल्ब ग्लो करके दिखाएंगे कि देखो एक बार बल्ब ज्यादा तेज चलेगा, बल्ब कम ग्लो करेगा, तो देखो कम और तेज और तेज और तेज, है ना, इस तरीके से। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना। तो अभी यहाँ देखो, ये जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है यहाँ हर केस में इक्वल आने वाली है। क्यों इक्वल आने वाली है, अगर मान लो कि एक जगह रोक देते हैं या हर बार रोक देते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि भैया वायर सेम है, सारे ऑपरेटर सेम हो रखे हैं। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वायर हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। हाँ, तो ये बस मैं तुमको दिखाना चाह रहा था कि देखो अगर तुम्हारी करंट बढ़ रही है तो तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टर की, बल्ब की, वो भी बदल रही है, उसमें भी ज्यादा ग्लो देखने को मेरे को मिल रहा है। तो जैसे करंट बढ़ा वैसे ही ग्लो दिखा, जैसे करंट बढ़ा वैसे ही ग्लो दिखा। और इस बढ़ते बढ़ते कौन दिखा रहा है, रेजिस्टेंस मेरे को बढ़ा रहा है घटा रहा है, ये है जो कि हाथ में वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फैन रेगुलेटर यूज किया गया है। ये तो समझ जाना। तो ये जितनी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, ये तुम्हारे बेसिकली तुम्हारे उस वायर के नेचर के लेंथ पे, नेचर मतलब कि कौन सा वायर है ना, सिल्वर है कि तुम्हारा एल्यूमिनियम है, ये कि उसका अब मान लो कि लेंथ पे या उसके क्रॉस सेक्शन पे या उसके टेम्परेचर पे, इन सब पे डिपेंड करती है ना, जो भी सारी चीजें। तो यहाँ देखो तुम देख सकते हो कि रेजिस्टेंस है जो करंट को बता रहा है कि कितना भेजना है ना। वोल्टेज किस काम में आ रहा है, धक्का मारने के काम में आ रहा है, अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो। हमने बोला था ना कि वोल्टेज एक तरीके का फोर्स है जो कि तुम्हारे करंट को फ्लो करवाता है ना। तो ये तुम देखो, ये फ्लो करवा रहा है, ये क्या करा रहा है, फ्लो करा रहा है। लेकिन कोई करंट कितना ज्यादा फ्लो होगा, कितना ज्यादा फ्लो नहीं होगा, वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि फोर्स तो है, फोर्स तो प्रॉपर है, लेकिन क्या ये इंसान कराना चाह रहा है कि नहीं कराना चाह रहा है, क्या रेजिस्टेंस कराना चाह रहा है कि नहीं कराना चाह रहा है। अगर रेजिस्टेंस नहीं चाहेगा तो नहीं होने वाला ये, तभी तुम्हारे वोल्ट चाहे जितना हाई कर दो, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी अगर बहुत ज्यादा है तो तुम्हारा करंट धीमे ही फ्लो होने वाला है हर केस में। तो वोल्टेज यहाँ तुम एज अ फोर्स और तुम्हारा करंट एज अ मतलब क्या कहते हैं स्पीड, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये रेजिस्टेंस एज अ हिंड्रेंस हर तरीके से दिख गया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भैया। आ गया ना। तो अगर तुम्हें रेजिस्टेंस के टर्म में अगर आंसर निकालना है तो कुछ नहीं भैया, V इक्वल टू आई आर या फिर आर आई होता है। तो आपको भैया बस आई को इधर भेज देना, आई को इधर भेजेंगे तो V अपॉन आई इक्वल टू आर हो जाएगा, जिसमें V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट और आर आपका क्या हो रखा है, रेजिस्टेंस हो रखा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ बोल देते हैं, है ना। तो ये जो ऊपर लिखा है ओम्स लॉ लिख रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या हो रखा है, रेजिस्टेंस हो रखा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना। तो ये तुम्हारा सिंपल सा है फंडा जो हर जगह सेम ही हो रखा है। तो ये तुम्हारा एक ओम्स लॉ का अपरेटस है। तो इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे तुम मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी तुमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखना जैसे ये तुम्हारा, अगर तुम ध्यान से देखोगे
ये बैटरी इसका मतलब कनेक्शन दिखाया गया, तुमको बाद में पढ़ाया भी जाएगा इसको। तो ये देखो वोल्टेज को घटाने पे अमीटर के देखो, तुम्हारा ये अमीटर वाली वैल्यू देखो कम हो रही है। ये देखो ये वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है, और इनको समझ पा रहे हो ना, जहां भी लिख रखा है ये वोल्ट मीटर है और ये अमीटर है, और इसका ये स्विच बोर्ड दिखाया गया, सर्किट डायग्राम दिखाया गया कि ये ऑपरेटर्स कैसा है, किस तरीके से कनेक्टेड हो रखा है। और ये देखो रियोस्टैट लगा रखा है। रियोस्टैट मतलब कि देखो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो ये क्या हो रखा है तुम्हारा, ये एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, जो रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं, और ये जो कि अपनी उंगली से कर पा रहा है ये, है ना। तो ये देखो रेजिस्टेंस को घटाने बढ़ाने पे वोल्टेज थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, करंट का ऊपर नीचे होना, और जैसे करंट का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, वैसे ही क्या होगा, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी भी तुम्हारी नीचे होगी, मतलब कि करंट भी ऊपर नीचे होगा। ये तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट बढ़ेगा तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक तुम्हारी करंट तुम्हारा सॉरी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। ठीक है, और वोल्टेज को कम और नीचे करने के लिए कौन बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो वो बता रहे, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ये सब बड़े आराम से, लेकिन ये तब तक पॉसिबल है जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये सब बढ़ाया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो कुछ चीजें होती है जिनमें तुम्हारे जो करंट की वैल्यू होती है वो डिपेंडेबल होती है। तो करंट हमें पता चला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हारे रेजिस्टेंस के हो रखा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि भैया अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा डबल होगा तो करंट भी डबल हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन करंट भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो तुम्हारा करंट आधा हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस आधा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा, है ना। तो ये जो स्ट्रेंथ है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की, दो चीजों पर डिपेंड हो रही है, कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कितनी पावर की लगी हुई है, और दूसरा ये कि जिस चीज से तुम्हारे बैटरी तो लगा दी, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पा भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो तुमने कंडक्टर का इस्तेमाल किया है, वो कंडक्टर में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी कैसी है, कम है कि ज्यादा है। तो अगर वो सारी चीजें पता है तो उसके हिसाब से तुम किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ को पहचान पाओगे कि उस कंडक्टर में किस तरीके से वो फ्लो करेगा, किस तरीके से नहीं फ्लो करेगा। ये आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ बेटा। According to the Ohm's law, what is the relationship between the current flowing through a conductor and the potential difference V across its ends, provided temperature remains constant? Ayurveda. Current is inversely proportional to potential difference. Current is directly proportional to potential difference. Current is equal to the square of the proportional difference. Current is independent of the proportional difference. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अर्पित, कि मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है v इक्वल टू आर आई, उसमें जो r कांस्टेंट वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलक्टेंस, रेडियो एक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। और v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? वी हाँ वी वी वोल्ट। वोल्ट, लेकिन वोल्ट ना बोल के तुम पोटेंशियल डिफरेंस बोलना, ठीक है। ये अब इसका, ठीक। इसको क्या हो गया, आई का का करंट। करंट, वेरी गुड। आ जाओ अब अंश, इसका आंसर बताओ। हाँ पूछ पूछ। ये जैसे अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे कि स्टेट एंड डिफाइन ओम्स लॉ, और 3 मार्क्स आया तो ऐसे क्या क्या से पॉइंट लिखे अबे कुछ नहीं, बस सिंपल ऐसे लिख देना कि ओम्स लॉ इज अ लॉ which is Ohm's law is basically the relationship between the current and the potential difference and it is directly proportional to each other। फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफाइन कर देना वही बना के कि हाँ भाई v is directly proportional to I। फिर उसके बाद तुम फिर इसको बता देना Ri, where R is the resistance and R is inversely proportional to I also। It mean if the resistance is if the current is get halved then the resistance will be the doubled, and if the current will be the twice then the resistance will be the halved, है ना। इस तरीके से तो मतलब क्या कहते हैं, रिलेशन बता देना, ज्यादा कुछ भी नहीं है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। I directly proportional to V hold to according to the test at varying temperature only is reactive at constant temperature only when the conductor is a liquid। ये डी वाला, ये नहीं डी डी वाला, वाला नहीं, ये सी वाला, सी वाला। हाँ सी वाला, ठीक है। ये आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। अमन नहीं है। तू बता भाई। कार्तिक, हाँ तू बता तू बता तू बता।
According to Ohm's law, what is the relationship between the current flowing through a conductor and the potential difference across its ends, provided the temperature remains constant? Current is inversely proportional to potential difference. Current is directly proportional to potential difference. B वाला. बी वाला है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझे लग रहा है ये। अब इसका आंसर बताओ, वही है ना, V इक्वल टू आर आई। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ओम्स लॉ किस स्पेसिफिक कंडीशन में वो करेगा, तो वो तुम्हारा हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ आ गया क्या, यान भी नहीं आया। कार्तिक बता इसका आंसर। What is the SI unit used to measure resistance? Ohm. ओम्स, वेरी गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, ये प्रणव। रिपीट हो रहा है, प्रणव नहीं है, अंश। है भैया, है। हाँ भैया 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 बता रहे भैया। बता बता। According to the Ohm's law, what is the relation between the current flowing through the conductor, potential difference causing provide physical condition that भैया तो सेम ही है। कोई बात नहीं, बता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर मान ले कि मैं करंट की जगह, ये पोटेंशियल डिफरेंस की जगह अगर मैं आई लिख देता, आर लिख देता, तो इनवर्स। Inversely. हाँ इनवर्सली, लेकिन भैया यहाँ भी फिर आपको आर लिखना पड़ता है ना। ये आ जाओ। अंश, इसका आंसर बताओ। भैया हमें बता, हमें दो सेम आया। कोई बात नहीं, अच्छा बता। represent Ohm law. Which of the following mathematically expressions correctly represent Ohm law where V is voltage is correct? भैया सी वाला। सी वाला, ठीक, वेरी गुड। आ जाओ। अब अंश, इसका आंसर बता बेटा। If the resistance of a circuit is double while the Hmm. voltage remains constant, what will happen to the current? The current is doubled, the current remains the same, the current is halved, the current becomes 4 times greater. ये halved, ये C वाले का मतलब क्या है, जरा मतलब बताइए। पहले रुक जा, यश बता इसका आंसर। halved क्या है? एक हाफ्ड, second, हाफ्ड, brother. हाफ्ड नहीं, मतलब आधा हो जाएगा, ये लिखा हाफ्ड, ये। भैया C वाला ही होगा। सी वाला होगा, हाँ पक्का। हाँ सोच ले, यहाँ क्या दिया है, आर की वैल्यू दी है और बोला कि आई बताओ, तो चाहे जो ले लो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ले लो। ठीक है भैया, C वाला पक्का। सी वाला, तू बता मेरे को, यश। एक R of current is doubled while voltage remains constant. भैया B वाला. बी वाला पक्का, हाँ. है ना, ये हो गया। तो तुमको क्या करना है, यहाँ जस्ट डबल करा तो ये तुम्हारा हाफ आ गया, ये है ना, सिंपल सा था। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब रेजिस्टेंस के बारे में देख लो, है ना। हाँ सही है बे, तो वो B बता रहा था। नहीं सी बताया बे उसने, यस बी बताया, यस ने बी तो बताया। बेटा गलत है। अरे मैं उसको गलत कर रहा हूँ, उसको गुमराह कर रहा था थोड़ा अंश को. ठीक है, ये आ जाए इधर। अब देखो करंट के रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जैसे मान लो कि 2-3 बल्ब रखे हैं या 2-3 वायर रखे हैं, तो उनमें रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना होता है, कहाँ, कंडक्टर में फ्लो होना होता है। तो क्या सारे कंडक्टर तुम्हारे इतनी बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। और क्या हर केस में तुम्हारे क्या इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते, तो ऐसा एक्चुअली में भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बेसिकली कंडक्टर में कोलाइड करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, और यही जो कोलिजन होता है ना कहीं इनके हिंड्रेंस का कारण भी हो जाता है, रुकावट का भी कारण हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन का भी कारण हो जाता है। तो जितनी स्पीड से बहना चाहिए उतनी स्पीड से बह नहीं पाते, तो इसी वजह से करंट भी धीमे बह पाता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं रेजिस्टेंस, बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी खुद में जिसमें वो तुम्हारे फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है, रोक रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो पहले इसको देखो, इसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक, एक्चुअली में कैसा होता है बाद में पता चलेगा। तो जैसे मान लो कि ये, तो तुम्हारे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन के पास अगर तुम ध्यान से देखोगे संख्या, तो वो ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, बगल जा सकते हैं, हर जगह से जा सकते हैं, है ना। इस तरीके से ऊपर नीचे हर जगह जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बीच वाले रास्ता ज्यादा है। इनको तो मान लो कि तुम्हारे लगभग प्रोटॉन है जिनको अट्रैक्ट करा रहे, नीले रंग के वाले प्रोटॉन हो गए। तो ये देखो आगे बढ़ेंगे, तो
तो जैसे हम ऊपर देख रहे हैं ना, ये ऐसा थोड़ी नहीं होता एक्चुअली में। ये कैसा होता है, ये देखो इसी तरीके से कोलाइड करते हुए जाते हैं। तो जब ये कोलाइड करते हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उतनी स्पीड से नहीं जा पाएंगे जितनी स्पीड से जाना चाहिए। तो ये इनकी सेल्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो तुम्हारे फ्लो ऑफ करंट को रोकती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, या फिर दूसरे बात में बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोल देते हैं? तो रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कंडक्टर विच इज एबल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, और विच इज एबल टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ करंट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो रेजिस्टिविटी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे भाई मैं चार ही मतलब क्या कहते हैं चौके मार सकता हूँ, तूने बोला भाई मैं 5 ही चौके मार सकता हूँ एक ओवर में, ये तो ठीक। वैसे ये तो ये वायर बोलेगा भाई मैं सिल्वर का वायर, और भाई मैं कम ही रोक सकता हूँ, भाई मेरी रेजिस्टिविटी कम है। वो बोलेगा, कॉपर बोलेगा भाई मेरी रेजिस्टिविटी तो भाई ज्यादा है। भाई अल्युमिनियम भाई मेरी तो तेरे से भी ज्यादा हो रखी है ना। तो ये बेसिकली ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपस में जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलाइड करते हुए ही जा पाते हैं। तो ये एक सेक्शन होता है, तो इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का तुम्हारा ये फॉर्मूला होगा जनरली भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, जिसमें आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भैया आई। हाँ पूछो बेटा। भैया तो हर वायर में रेजिस्टिविटी होती होगी ना? हर वायर में रेजिस्टिविटी होती है, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि एकदम स्मूथली पास हो जा रहा है ना। ये चीज हो गया। तो तुम ये देख पा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन है देखो हिंड्रेंस करते हुए लड़ते लड़ते बिगड़ते इस तरीके से जा रहे हैं, है ना। तो ये जो एक ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है ये वो चीज है। और ये केवल ऐसा ही नहीं है कि तुमने बोल दिया कि भाई मेरे पास भी सिल्वर की वायर है, तेरे पास भी सिल्वर की वायर है, तो हर केस में तेरे पास जो बल्ब ग्लो होगा हर बार सेम ही होगा, नहीं। वोल्टेज सेम भी होता है तो भी बल्ब थोड़ा ग्लो डिफरेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है वो तुम्हारे सेम वायर के लेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है, थिकनेस पे भी डिपेंड कर सकता है, नेचर के मटेरियल पे भी डिपेंड कर सकता है। नेचर का मटेरियल मतलब वही कि तुम्हारे पास सिल्वर है मेरे पास कॉपर है, मैंने बोल दिया चलो दोनों के पास सिल्वर सिल्वर है। अब तो तुमने बोला भाई अब भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जिसकी ज्यादा लंबी लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी ज्यादा थिकनेस होती है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। जिसका ज्यादा मतलब वो होता है थिकनेस होती है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तभी देखो यहाँ लिख रखा है अ थिक वायर हैज अ लेस रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है। जो मोटा वायर होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें थिन वायर होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब कि केवल एक यही है जो उल्टी बात करा, वरना लेंथ के बढ़ने पे भी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने में भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। भैया ये समझ में आ गया? थिन में तो ज्यादा रेजिस्टेंट होगा ना। नहीं, थिक में रेजिस्टेंस कम होता है, बाकी तुम्हारे वायर में बाकी पातल। हर एक केस में लेंथ के बढ़ने पे रेजिस्टेंस ज्यादा, नेचर ऑफ मटेरियल के बढ़ने पे रेजिस्टेंस ज्यादा। बस देखो अभी तुमको बताएंगे इफेक्ट ऑफ मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, तो उसमें पता चलेगा कि भाई थिकनेस की वजह से इस वजह से होता है क्योंकि स्पेस ज्यादा मिल जाता है तो बड़े आराम से चले जाते हैं। लेंथ में तो बेटा उनको लेंथ बड़ी मिल गई, अपरेटस यहाँ चलना है तो वो लड़ भगड़ते बिगड़ते 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 उनकी स्पीड ऑलरेडी धीमी होती चली जाती है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। ये हो गया, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे और मूवमेंट तेज हो जाता है, क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और तेज वाइब्रेट करते हैं। एक तो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे और वाइब्रेट करेगा, तो इसी वजह से तुम्हारा रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो ये उसके फंडामेंटल्स है ना। ये आ जाओ आप देखो इसी चीज को कि रेजिस्टेंस को किससे डोनेट करेंगे हम लोग? ओम से लिखेंगे, और डोनेट किसे करेंगे? ओमेगा, जिसका साइन कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक। अब इसको अगर डिफाइन करना है ओम्स को, तो तुम प्रॉपर्ली ऐसे बोलोगे कि कांस्टेंट ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट हो गया, ठीक है। ये तो अगर तुमको 1 वोल्ट तुम बोल लो कि अगर मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, करंट भी 1 एम्पियर का है, तो जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? 1 ओम का ही होगा। तो अगर तुम्हें अच्छे से समझाना तो तुम क्या बोलोगे कि 1 ओम का रेजिस्टेंस कंडक्टर में उतना रेजिस्टेंस होता है जब तुम्हारे 1 वोल्ट की बैटरी तुम्हारे लगी हो और 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो हो रहा हो, ठीक है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया? अर्पित है क्लास में? हाँ हाँ भैया भैया है। है। ठीक है अर्पित बेटा इसका आंसर होगा हाँ भैया। इसका आंसर कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? What is current? A flow of electron through a conductor. गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अमन। अमन है क्लास में? नहीं भैया नहीं है। प्रणब बताओ। What caused the obstruction or opposition to the flow of electron current in a conductor?
the speed at which the electrons move, the battery connected to the conductor, collision of electron with other electrons, atom and ion. भैया सी वाला सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अंश, बेटा इसका सी आंसर वाला बताओ। भैया, इसको इसको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं हाँ रेजिस्टेंस बोलते हैं ना ये। भैया, इस सी वाले को। सी वाले को रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया बताओ नहीं नहीं अंश। नहीं पूछ रहा था। This term is defined as एक the सेकंड, मुझे लगा property आवाज of नहीं आ रही। ठीक है एक सेकंड को। पढ़ो बेटा। this term is defined as the property of conductor that oppose the flow of current through it. Voltage, conductivity, electric power और resistance। ये D वाला resistance। यस। Based on the formula provided in the image, how is resistance numerically calculated? By multiplying potential difference V and current by taking the ratio of potential difference to current I, by adding current to the potential difference, by dividing current by the potential difference. D वाला। अच्छा, करंट को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से, हाँ ठीक है ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो बाय का मतलब क्या होता है, जब भी बाय वर्ड आ जाए ना, तो समझ रहे हो मान इंसान के ठीक है, नहीं गलत है, I इस चीज को देखो सुनो। देखो कभी भी अगर बाय वर्ड आ जाए, तो बाय वर्ड के बाद जो भी तुम्हारा वर्ड आता है ना, उसको हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो अच्छा मुझे बताओ, अगर इस हिसाब से अगर मैं चौथे वाले पॉइंट को लिखूंगा, तो ये आएगा आई बाई वी आएगा। तो मुझे बताओ क्या ये तुम्हारा सही लिखा है? नहीं V by हाँ वी बाई आई होता ना, तो वी बाई आई होता, तो उसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा? तो इस B वाला होगा रेशियो वाला ही। हाँ रेशियो वाला होगा। तो क्या लिख रखा है? रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। तो देखो बाई के बाद जो भी आएगा उसको तुम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखोगे, और टू के बाद जो भी आएगा उसको भी डिनोमिनेटर में लिखोगे। अबे ये सब तो इंग्लिश में बताया गया होगा बे, ठीक है। ये हाँ है ना, तो तो वो बाय और टू के रेशियो बाद, होगा, मेरे को लगा हाँ भैया, रेशियो नहीं। इंग्लिश में बताया गया। है ना, ये आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। Which of the following changes would result in an increase in the resistance of a wire? Making the wire shorter, increasing the thickness of the wire, a rise in temperature of the wire, using a material with क्या होता है, naturally lower resistance. Uh, भैया दोनों हो सकते हैं ना, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द, increasing range. कौन कौन दो हो तो सकते भैया हैं? rise in temperature और thickness. नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, दो नहीं हो सकते। थिकनेस तो भैया रेजिस्टेंस किसकी नहीं, वजह से बढ़ेगा ये पूछ रहा है। पहला बता, क्या हीट वायर की को वजह शॉर्ट से। करके बनेगा? नहीं भैया वो बहुत कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बता मुझे, क्या थिकनेस, वायर की थिकनेस बढ़ा के होगी? नहीं नहीं। नहीं होगी। क्या टेम्परेचर को बढ़ा के होगा? हाँ हाँ हाँ, तो इसका सी हो गया बस, ठीक है। ये ठीक है। अभी ये जो इंक्रीजिंग द थिकनेस लिख भैया रखा है ना, थिकनेस इसको से भी तो होगी। नहीं नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस। नहीं थिकनेस नहीं, थिननेस में होती है ना भैया। हाँ जैसे मान ली कि ये एक वायर है, ठीक है, और एक ये वायर है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा भिड़ते भिड़ते जाए, है ना, इसमें थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए, तो इसमें रेजिस्टेंस को भिड़ने कम मिलेगा, तो मौका जल्दी निकल जाएगा। इसी वजह से जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, उसमें मतलब क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस कम होता है ना, ये हो गया। तो यहाँ हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करना पड़ेगा। आप समझ में आ गया? हाँ भैया। है ना ये। हाँ तो भैया। अभी इसके बारे, अभी फैक्टर अफेक्टिंग तुम्हारे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, उसकी दिक्कत मत लो, लेकिन अगर फिर भी इतना समझ गए तो मेरे लिए बहुत है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश, वो अर्पित अर्पित, कि कैसे तुम्हारा थिकनेस किसी भी कंडक्टर का रिलेट करता है तुम्हारे रेजिस्टेंस पे। अगर वही चीज जो अभी मैंने ऊपर बोला, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, जो थिक वायर होता है उसमें कम रेजिस्टेंस होता है, जो थिन वायर होता है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। बी बोल रहा है कि जो थिक वायर होता है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, जो थिन वायर होता है उसमें कम रेजिस्टेंस होता है। सी बोल रहा है कि थिकनेस तो डिपेंड करता ही नहीं रेजिस्टेंस पे। और डी बोल रहा है कि थिक और थिन वायर जो होते हैं वो सेम रेजिस्टेंस के होते हैं अगर वो सेम लेंथ के हैं तो। How does the thickness of
कंडक्टर lead to resistance भैया बी वाला A thick wire has a more resistance. तुम मुझे बताओ इस केस में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा या इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? भैया ये पतले वाले में पतले वाले में ज्यादा होगा। तो पतले वाले को क्या बोलते हैं? थिन बोलते हैं। और जो मोटा वाला होता है उसको बोलते हैं थिक बोलते हैं। तो अब तू सोच, अब क्वेश्चन के हिसाब से सोच, ए और बी के हिसाब से। ए ए बोल रहा है कि थिक वायर में कम रेजिस्टेंस होगा, तो मतलब तेरी बात यहाँ सही है कि नहीं, है ना? दूसरा बोला है कि थिन वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ये वाला सही है। तो बताइए फिर ये वाला ऑप्शन सही कि गलत है? ए वाला सही है। हाँ ये वाला सही है, वेरी गुड। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ। अर्पित ने तो बताया भैया, अर्पित ने कहा बताया? तूने बताया? अर्पित ही तो हूँ। अच्छा हाँ अर्पित भाई, वो प्रणव प्रणव। हाँ भैया, अकॉर्डिंग टू अरे मैं what is फेस, the पता है मैं primary फेस याद करता हूँ, मैं फेस याद करके वो बोलता हूँ। प्रणव बता। what is the primary cause of electrical resistance in the conductor? The high speed of which electron travel between terminal. Primary cause of electrical resistance, ठीक है। Collision of electron with other electron atom and भैया बी वाला। बी वाला, ठीक। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। अंश Which mathematical relationship correctly define resistance in terms of potential difference and current? I equal to V into I. भैया ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यो यश। How does the physical thickness cross-sectional area of a conductor typically affect its resistance? Thicker wires have less resistance because there is more space for electrons to flow. Thicker wires have more resistance because they contain more atoms to collide with. The thickness of a wire has no effect on resistance if the length remains the same. The wires have lower resistance because electrons can travel in a straight line. How does physical thickness grow out? ए वाला। ए वाला, बार बार मैं थिकनेस वाला ही क्वेश्चन इस वजह से डाला हूँ कि ताकि तुम लोग को एरर जाए, क्योंकि यही एक वो होता है एकदम जस्ट अपोजिट होता है, बाकी सब में बढ़ने पे बढ़ता ही है ना? तो इसी वजह से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, बोल रहा है कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तुम्हारे 1 वोल्ट का है, और उसमें जो करंट बह रहा है वो 2 एम्पियर का बह रहा है। तो बोल रहा है कि मुझे बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मुझे बताओ इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ये बताओ किस किस चीज की वैल्यू गिवन है। वी की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू 2। अच्छा, आई की वैल्यू क्या है? सॉरी आई साल 0.1 0.1 है। इंग्लिश सही कर लो। यहाँ इसके बाद जो देखा नहीं। नहीं, इसके बाद जो वर्ड आएगा वो तुम्हारा होता है, ठीक है, 0.1, ठीक है, वोल्ट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ वी नहीं लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं? तुम्हारा पीडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। Potential और यहाँ difference। लिखेंगे आई, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक वैसे जैसे ये आई इक्वल टू क्या होगा फिर? 2। 2a, क्या बोलोगे? 2a लिखोगे ये। और अगर जैसे आर निकालना है तो ओम्स को निकालना है, एक तरीके ये हो गया, ठीक। तो आर के लिए बताओ मुझे, कोई फॉर्मूला है? हाँ भैया क्या है? V upon I। वी आई v अपॉन आई। v की वैल्यू 0.1 और इसकी वैल्यू 2, इसको बढ़ाया इधर आ गया, तो ये 1/20। तो 1/20 को अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.05, 0.5 ठीक है। ये तो 0.05 सही आंसर अभी? हाँ भैया नहीं, क्योंकि अभी हमने यूनिट नहीं लगाई। यूनिट क्या लगेगी? अरे ओम्स unit लगेगी ना, या तो तुम सिंपल लिखोगे ओम्स लिख दोगे, ये हो गया। तो ये सिंपल सा तुम्हारा ये है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने हैं, तो अभी बस केवल तुमको छोटा छोटा, बट डराए नहीं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं ये। अब जैसे क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी है और उसमें एक रेजिस्टर लगा है जो 60 ओम का है, समझ रहे हो? तो बोल रहा है कि उसमें करंट कितना बहेगा? हाँ वही फॉर्मूला रहेगा, बस वो इस बार करंट निकालना है। ठीक है। और बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, मतलब वायर में जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है ये। तो चलो ठीक है, मेरे को बताओ इसमें क्या क्या किया मैंने? भैया वोल्ट पीडी पीडी क्या? 3D 24 वोल्ट। और बताओ मुझे।
resistance R resistance 60 आठ ohm. 60 ओम्स है ना ये। अच्छा देखो, ये 60 ओम रेजिस्टर पता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा बल्ब भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ना, हाँ बस वो बता रहा है। और जो वायर है, वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, कोई बात नहीं। अब वो यही पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि उस सर्किट में टोटल करंट कितना फैल रहा है, कितना फ्लो हो रहा है उस बेसिकली, है ना, रेजिस्टेंस के साथ में ये। तो तुमने क्या बताया कि भैया ठीक है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई होता है। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 24, 24. और ये 20 कितनी by होगी R 60, है ना। आ जाओ, अब बताओ इसका आंसर, सॉल्व करो। इसका आंसर 24/30, 4 upon हम्म, और सोचो, 4 4 6 upon बाय 15, अरे हाँ बस और सोचो, और 2 टू 2 बाय ठीक है 5, भैया 2 5 upon ठीक है, और 0.1 जीरो 0.1 पॉइंट जीरो पॉइंट 0.4 पहले 0.4 0.4, तो क्या आ जाएगा 0.4 ओम आ जाएगा। ये सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। ओम नहीं भैया एम्पियर. गुड, क्या आ जाएगा तुम्हारा 0.4 एम्पियर ये। या आई लिखोगे सिंपल, ए लिख देना, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एम्पियर उसकी यूनिट है ये, है ना। आ जाओ, तो इसी तरीके से तुमको लिखना है। अब आ जाओ, ये तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, वो उसमें जो करंट आ रहा है वो 3.5 एम्पियर का आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एक सप्लाई लाइन से आ रहा है, जो कि वोल्टेज जो दे रहा है वो 220 वोल्ट का दे रहा है। तो बोल रहा है कि मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है, अगर मान लो कि इसको मतलब क्या कहते हैं, अगर 110 उससे सप्लाई कराऊंगा, तो फिर उसमें कितना करंट आएगा ये। तो बताओ इसमें, अब पहले अंश तू मुझे बता इसका आंसर, अभी तक तू नहीं बोला मैं था। बताऊं? अंश को बोलने दे पहले, रुक जा। ठीक है। ठीक है, अंश बता। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक तेरे पास आयरन है, सुन रहा है ना, जैसे मान ले कि तेरे घर में बिजली जो आ रही है वो 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, ठीक है, और तू उसमें आयरन चला रहा है। जब तू आयरन चलाता है तब तेरे पास जो बिजली का बिल आता है, एक तरीके से जो बिजली खर्च हो रही है वो 3.4 एम्पियर की हो रही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि तू किसी ऐसे घर में चला गया जो तेरा 110 वोल्ट का मतलब बिजली दे पा रहा है, तो तू मुझे बता फिर उस केस में फिर तेरे घर में कितना बिजली का बिल आएगा, या कितना एम्पियर तू खर्च करेगा। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ इस दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज मिसिंग है, बताओ मुझे। भैया रजिस्टर. वेरी गुड, क्या मिसिंग है, रेजिस्टेंस मिसिंग है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो पहले क्या क्या गिवन है, पहले पहले वैल्यू वैल्यू बताओ। पीडी. करंट पीडी कितनी है, पीडी 220 वोल्ट, 2 है भैया. ठीक है 220 वोल्ट है, दो नहीं, ठीक है। और तुम्हारा करंट, आई नहीं भैया मैं 3.4 वो बोल रहा हूँ 2 है ना वोल्ट देखिए हाँ 110 है और 3.4 वोल्ट है ना, एम्पियर हो गया, ठीक। अब ठीक. हमें आर निकालना है, ये आर तो फिक्स्ड हाँ है, जी. क्यों, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि भैया आयरन की बात हो रही है, ये कोई रियोस्टाट की तो बात हो नहीं रही है कि जो लगातार बदल सकता है। तो ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू हर बार सेम ही होने वाली है। तो आर की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, ओम की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा भैया, आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। तो वी की वैल्यू हो गई आपकी 220, और आई की वैल्यू की 3.4, पॉइंट हटाया, जीरो आया। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी 64.7, मैंने देख के बताई, ठीक है, 64.7 ओम आ गया ये। तो अब इसी आर की वैल्यू को हमको अब रखना है किसमें, इस वाले 110 वाले वोल्ट पे रखना है, क्योंकि अब जो तुम्हारी जो, हाँ और उसमें अब भी जो एम्पलीफाई पीडी की वैल्यू है, अब कितनी पीडी की वैल्यू है, वो 110 110 है, ठीक है। और तुम्हारे आर की वैल्यू कितनी है, 64.7 ओम. 64.7 ओम, है ना, ये हो गया। और हमें बताना है कि आई की अब वैल्यू ये कितना निकालनी है. करंट कितना खर्च करेगा, है ना, ये कितना करंट खर्च हाँ करने भैया. वाला है। तो इसका भी सेम फॉर्मूला है भैया, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे, या फिर आर V इक्वल टू by वी R आई याद रखो, ऐसे ही याद रख लो, है ना, या तो फिर ऐसे रख लो, आई इक्वल टू वी आर लिख लो, चाहे जो भी रख लो, बात बराबर ही है। तो अगर तुमने इसको इस तरीके से रखोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, और r की वैल्यू हो जाएगी 64.7, पॉइंट हटाया, ऊपर रखोगे, जो सॉल्व करोगे लगभग लगभग 1.7 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब है कि जब तुम्हारे पास 220 वोल्ट की बिजली आ रही थी, तब जो उसमें करंट पास हो रहा था, जितने तुम करंट का इस्तेमाल कर पा रहे थे वो 3.4 वोल्ट था, एम्पियर था। लेकिन जब तुम्हारे पास 110 वोल्ट की बिजली आ रही थी, तब तुम केवल 1.7 एम्पियर की ही बिजली खा पा रहे थे, खपत कर पा रहे थे ये। तो ये बाद में तुमको कॉमर्शियल यूनिट जब पढ़ाएंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया इतना आ गया, आ गए भैया. आ गया, चलो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कर लेना, ठीक है, मैक्सिमम लोग रहना, ठीक है। व्हाट इज, नहीं, why do we
why do we made a circuit diagram of इलेक्ट्रिक सर्किट? माइक ऑफ करो, ठीक है। ये ड्रॉ सिंबल ऑफ एनी 3 सर्किट्स। ये आराम से हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ सर्किट डायग्राम carrying voltmeter, ammeter, वायर, बैटरी, सेल नहीं लिखा, बैटरी लिखा है, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। बैटरी, और तुम्हारा हो जाएगा एक रेजिस्टेंस, या फिर जिसको दूसरे नाम से हम यहाँ बल्ब लिख दे रहे हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर, अमीटर, बैटरी, रेजिस्टेंस, ठीक है। स्विच, है ना, ये हो गया, ठीक है। इन वन डायग्राम bulb is glowing and in one bulb not glowing। ये आराम से हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट कैन we what can be derived from its proportionality, like on increasing current what happened to रेजिस्टेंस, है ना। ये हो गया आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, है ना। आराम से हो गया 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, मेड एन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ओम्स लॉ where potential difference changes due to which resistance of apparatus give us different currents unit, है ना। सॉल्व इट ऑल्सो। ये आराम से हो गया 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई भी दिक्कत? कार्तिक, नहीं भैया। अंश, प्रणव, यश, नहीं नहीं नहीं, पक्का, ठीक। अर्पित बेटा,
हाँ भैया। कौन सा दिक्कत है बताओ? दूसरा वाला। दूसरे वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि तुमको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें वोल्ट मीटर भी है, अमीटर भी है, वायर भी है, बैटरी भी है, रेजिस्टेंस भी है और स्विच भी है। पहले वाले डायग्राम में तुम ऐसा दिखाओगे कि बल्ब ग्लो हो रहा है और दूसरे वाले में दिखाओगे कि तुम्हारा बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है। ठीक है, और बताओ और कौन सा क्वेश्चन में डिफरेंस है और जिसमें नहीं है? और अर्पित, वो तुम्हारा वो प्रणव, तुम्हें कोई दिक्कत? देखो बता दे रहा मैं पहले से ही, सुन लो। पहले क्वेश्चन में तुमको बताना है कि सर्किट डायग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं, कोई भी तीन के बना के दिखा देना। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में समझाई थी, तीसरे वाले क्वेश्चन में बोला है कि ओम्स लॉ क्या होता है और ओम्स लॉ के हिसाब से क्या क्या हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से हम लोग डेराइव कर सकते हैं। जैसे करंट के बढ़ने पे रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, या रेजिस्टेंस के बढ़ने पे घटने बढ़ने से क्या होगा, वो बता। 14 क्वेश्चन ये बोला है कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का घट बढ़ सकता है। और तुम्हारा उसके हिसाब से ये भी बोला गया है कि तुम्हारा जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होता है उसका मतलब तुम क्या समझते हो, ये हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन ये बोला है कि न्यूमेरिकल एक बनाओ जिसमें तुम्हारे पास ओम्स लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाओ जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो गया है ना, लेकिन जो अपरेटस का रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से अपरेटस के रेजिस्टेंस में तुम्हारे करंट की 2 बार वैल्यू बताई। तो एकदम वही वाला है जो आयरन वाला क्वेश्चन था, है ना, बस केवल वैल्यू चेंज कर देना आंसर आ जाएगा। तो पहले मेरे को बताओ, अब इन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं। नहीं, चलो बढ़िया। नहीं भैया।